गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्म में हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि वेक्टरों को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है रिप्रेजेंट करने की, और किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने आपको बता दिया था। और कुछ हमने बोर्ड पर दो एक एग्जाम्पल सॉल्व भी किया था और कुछ आपसे कहा था सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब को एरो से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बताया था कि एरो से रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा ये है कि एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बता देती है और एरो का हेड डायरेक्शन बता देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए और ये काम हमारा एरो से हो जाता है। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन के बाद अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं इस हेडिंग में इसी का डिस्कशन किया जाएगा। तो एक एक वेक्टर का हेडिंग डाल के हम समझाते जा रहे हैं, एक एक हेडिंग आप समझते जाइए। तो पहले नाम लिख लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो यहां आप लिख सकते हो वेक्टर्स आर मेनली फॉलोइंग टाइप्स। वेक्टर के और भी टाइप हैं, लेकिन जो मेन है, जिनकी जरूरत है हमको, उन्हीं को हम बता रहे हैं। तो पहले वेक्टर कितने टाइप का होता है सीरियस सीक्वेंशियली इसको लिख लीजिए। पहला इक्वल वेक्टर, दूसरा अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर, तीसरा यूनिट वेक्टर्स, चौथा जीरो या नल वेक्टर, पांचवा कोप्लेनर वेक्टर्स, 6 कोलिनियर वेक्टर्स, कोएक्सियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद और भी होते हैं स्लाइडिंग वेक्टर्स, फिक्स्ड वेक्टर्स, बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन मेनली आप इतने वेक्टर का इंट्रोडक्शन जानिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि ये यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसको डिटेल पढ़ना है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसलिए जितने वेक्टर्स के हमने नाम लिखे हैं उनमें इन दोनों को छोड़कर बाकी को हम एक्सप्लेन कर देंगे, फिर लास्ट में इन दोनों को पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो पहले बाकी जो इनका केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिनका केवल परिचय पढ़ना है, उन वेक्टर्स को हम लोग पढ़ लें, इनको इसके बाद पढ़ देंगे क्योंकि इनको डिटेल पढ़ना है, ठीक है ना। तो इतने टाइप के वेक्टर्स पढ़ने हैं। तो उसमें सबसे पहला वेक्टर आपका है इक्वल वेक्टर। तो समझिए, तो जितने भी वेक्टर्स के नाम लिखे हैं एक एक करके सीरियसली इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला है, और मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, फिर आपको बता रहा हूं कि वेक्टर अलजेब्रा को बहुत ध्यान से पढ़िए,
नहीं तो पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितनी बातें वेक्टर अलजेब्रा में बताई जा रही हैं, एक एक बात कायदे से तैयार कीजिए। वेक्टर अलजेब्रा यदि आपका मजबूत है, मैथमेटिक्स में भी इसकी जरूरत लगेगी, और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा हर चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा का यूज होता है। तो पहला आपका है इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल वेक्टर कहते किसे, यदि दो वेक्टर ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जितने भी वेक्टर हैं उनको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है और हेड उस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो आपको दो वेक्टर ऐसे बनाने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो यदि दो वेक्टर ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, दोज वेक्टर्स which have same magnitude and same direction called equal vectors। यदि दो वेक्टर ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो हम दो वेक्टर ऐसा बनाएं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। तो मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ये बना दिया और एक वेक्टर ये बना दिया। इस वेक्टर को हम वेक्टर ए मान ले रहे हैं, इस वेक्टर को हम वेक्टर बी मान ले रहे हैं। अब आपको हमने बताया है कि जितने भी वेक्टर हैं एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की लेंथ से उनका मैग्नीट्यूड का पता चलता है और हेड से डायरेक्शन का पता चलता है। ये जो दो वेक्टर हमने बनाया है, आप देख रहे हो दोनों के हेड का डायरेक्शन, हेड सेम तरह एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम है और दोनों एरो की लेंथ सेम है, यानी इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, तो यहाँ पर आप जो दो एरो बनाए हो, एक एरो वेक्टर ए के लिए और एक एरो वेक्टर बी के लिए, दो वेक्टर लिया हमने, दोनों की लेंथ सेम है। तो लेंथ का सेम होना बता रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के हेड एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन भी सेम है। तो जब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। तो यहाँ लिख सकते हो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, और इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक, तो ये रहा इक्वल वेक्टर। तो कहीं भी आप दो वेक्टर ऐसा देखिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी एरो की लेंथ सेम हो और हेड एक ही तरफ हो, यानी डायरेक्शन सेम हो, तो आप तुरंत उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कह सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर आपका हो गया। अब दूसरा हेडिंग लिखिए, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। सेकेंड, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। तो एक ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरी हेडिंग लिखिए, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। ठीक, तो देखिए अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर किसे कहेंगे, ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। तो यदि ऐसा कोई दो वेक्टर कहीं आपको दिखता है कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उन दोनों वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहेंगे। तो यहां पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज वेक्टर्स which have same magnitude but
अपोजिट डायरेक्शन called अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर, यानी वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो अब इन दोनों वेक्टर को यदि हमको फिगर से बनाना हो तो दो एरो ऐसा बनाइए जिनका लेंथ सेम हो। तो जब दोनों एरो का लेंथ सेम होगा तो इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, और हेड अपोजिट कर दीजिए तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर मैंने ये बना दिया वेक्टर ए, और एक वेक्टर मैंने ये बना दिया वेक्टर बी। अब आप देख रहे हो कि ये एरो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एरो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों एरो की लेंथ सेम है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, और एक का हेड इस तरफ है, दूसरे का हेड इस तरफ है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह कह सकते हो वेक्टर ए अपोजिट टू वेक्टर बी, या इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। अब इस इज इक्वल टू और माइनस का मतलब क्या है यहां हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आगे वेक्टर्स पर बढ़ेंगे। तो अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया होगा। इक्वल वेक्टर में क्या बताया था कि वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उनको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, और वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर्स को हम अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। और यहाँ पर हमने आपको दिखा भी दिया है कि ये एरो और ये एरो दोनों की लेंथ सेम है, तो लेंथ बता रहा है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और चूंकि एक का हेड इधर है एक का हेड इधर है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और उसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, तो यहाँ पर माइनस साइन प्लस साइन या इज इक्वल टू का क्या मतलब है, इसको नोट में समझ लीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। और जितनी चीजें बताई जा रही हैं उन सभी चीजों को कायदे से, ऑनेस्टी से एक एक बात जब दिमाग में रखोगे तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं यदि इसमें कहीं डाउट है तो यही चैप्टर आपका जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी फिजिक्स में आपको वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी जितनी छोटी बड़ी बातें बताई जा रही हैं हर बात को हमेशा दिमाग में ध्यान में रखोगे तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगा। और फिजिक्स टफ नहीं लगेगा जब आपको स्टेप वाइज चीज़ें समझ में आई रहेगी। तो यहाँ पर हमने आपको दो वेक्टर बताया, इक्वल वेक्टर भी बता दिया, अपोजिट वेक्टर भी बता दिया, लेकिन उसके बाद जरा नोट लिख लीजिए कुछ छोटी बातें, उसके बाद तब आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। सबसे पहली चीज, दो वेक्टर के बीच इज इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन का जो सिंबल लगता है वह दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। यानी द सिंबल्स इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, between two vectors give the information about magnitude। यानी ये जो तीन सिंबल हैं जो दो वेक्टर के बीच लगते हैं, ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं। और दूसरी बात, द साइन प्लस या माइनस रिप्रेजेंट्स या गिव द इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंट्स ना लिखिए,
the symbol plus or minus give the information about डायरेक्शन। तो ये विशेष तौर पे याद रखिएगा कि किसी भी दो वेक्टर के बीच यदि ये सिंबल लगे हैं तो वो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, और यदि दो वेक्टर्स के बीच ये साइन वेक्टर्स के साथ लगे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो ये डायरेक्शन को बताते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा है वेक्टर ए लेस देन वेक्टर बी। अब यहां पर आप देख रहे हो कि दो वेक्टर हमने लिए हैं ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में लेस देन का सिंबल है। तो ये जो सिंबल है ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, यानी ये बता रहा है सिंबल कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से कम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्योंकि हमने बताया था कि इन तीनों में से कोई सिंबल रहेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, यानी ये यहाँ पर जो वेक्टर हमने यहाँ पर जो रिलेशन दिखाए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से कम है। अब ए के पहले भी प्लस साइन है और बी के पहले भी प्लस साइन है, तो चूंकि दोनों के पहले साइन एक ही है इसका मतलब ए और बी का डायरेक्शन सेम है। तो अब यहां से आप समझ सकते हो, केवल इतना ही सिंबल लिखा हो इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी से कम है और ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब इसको यदि फिगर से बनाना हो तो आप ऐसे बना दीजिए, ये वेक्टर ए बना दिया और ये वेक्टर बी बना दिया। आप देख रहे हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम हो गया और ए का मैग्नीट्यूड बी से कम है, इसलिए ए की एरो छोटी बना दी, बी की एरो बड़ी बना दी। ठीक, तो ये सिंबल मैग्नीट्यूड बताता है, इससे एरो की लेंथ छोटी बड़ी की जाती है। अब जैसे ए का मैग्नीट्यूड बी से कम है ये बता रहा है, तो ए के एरो की लेंथ छोटी कर दी, बी के एरो की लेंथ बड़ी कर दी। दूसरा, ए के पहले भी प्लस है, बी के पहले भी साइन प्लस है, तो दोनों के पहले यदि साइन सेम है इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब ऐसे ही मान लीजिए आपको बता दिया कि वेक्टर ए इज लेस देन माइनस वेक्टर बी। अब यहां पर देखिए ये सिंबल किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है? मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड को इंफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ये रिलेशन बता रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से बड़ा है, ये सिंबल मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है और ए के पहले साइन पॉजिटिव है और बी के पहले नेगेटिव है, तो ए और बी दोनों का साइन चूंकि अपोजिट है इसलिए ए और बी का डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि मैंने बताया है कि प्लस या माइनस साइन डायरेक्शंस बताता है, तो चूंकि ए के पहले प्लस है और बी के पहले माइनस है इसका मतलब दोनों के साइन अपोजिट है इसलिए डायरेक्शन अपोजिट है, और ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ए का बड़ा है बी से। इसी को यदि फिगर बनाना हो तो वेक्टर ए बड़ा कर दीजिए। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए से कम है इसलिए बी का एरो छोटा होगा, और चूंकि माइनस साइन है बी के पहले तो डायरेक्शन अपोजिट होगा इसलिए ऐसे बना सकते हैं। ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए ए का एरो बड़ा हो गया क्योंकि ये बता रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी का कम है इसलिए बी का एरो छोटा बना दिए। चूंकि ए के पहले प्लस साइन है बी के पहले माइनस, साइन अपोजिट है इसलिए डायरेक्शन अपोजिट कर दिए, ठीक है। ऐसे ही जरा इसको कॉपी पर बना लीजिएगा आप। मान लीजिए मैंने लिख दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, फिर मैंने लिख दिया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के पहले प्लस है इसलिए डायरेक्शन भी सेम है, तो दो एरो बन सकता है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ पर इज इक्वल टू साइन लगा है, इसका मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए और बी का जो एरो बनेगा लेंथ सेम होगी, और चूंकि ए के पहले प्लस साइन है बी के पहले माइनस साइन है, साइन अपोजिट है इसलिए और बी का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो चाहिए तो इसको बना लीजिए, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, दोनों की लेंथ सेम है डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यानी दोनों के एरो की लेंथ सेम होगी, लेकिन चूंकि साइन अपोजिट है इसलिए डायरेक्शन अपोजिट होगा।
तो ऐसे बना सकते हो, वेक्टर ए इधर कर दीजिए, वेक्टर बी इधर कर दीजिए, दोनों की लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया, और साइन अपोजिट है डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो इस तरह से ये बात याद रखिएगा कि दो वेक्टर के बीच ये जो सिंबल लगते हैं वो मैग्नीट्यूड को इन्फॉर्म करते हैं, तो प्लस या माइनस डायरेक्शन को इन्फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो अब इस तरह से यदि कहीं सिंबॉलिकली फिगर बनाया हो तो ये रिलेशन लिख सकते हो, और कहीं यदि ये रिलेशन लिखा हो तो आप इसको समझ भी सकते हो और इस वेक्टर को फिगरली रिप्रेजेंट कर भी सकते हो। क्लियर? अब आगे देखिए नेक्स्ट। तो दो वेक्टर आपको बता दिया, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। अब हमने कहा था कि ये जो दोनों वेक्टर है इसको थोड़ा डिटेल करना है, इसलिए इसको लास्ट में बताएंगे। तीसरे नंबर पर लिख लीजिए कोप्लेनर वेक्टर। थर्ड, कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, कोप्लेनर वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो उनको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब प्लेन क्या होता है जरा इसको फिगर से समझ लीजिए। जैसे आप जानते हो कि तीन एक्सिसेस होती हैं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये तो आपको पता है तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड। अब एक्स और वाई एक्सिस के बीच का ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा स्पेस जो ये कह सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो, इस पूरे स्पेस को हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। वाई और जेड के बीच का ये जो रीजन है, पूरा ये जो इलाका है, जगह है, इसको हम लोग वाई जेड प्लेन कहते हैं। और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का ये जो पूरा रीजन है, ये इसको हम लोग जेड एक्स प्लेन कहते हैं। इसका मतलब कि तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, और तीन प्लेन होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और एक जेड एक्स प्लेन। तो तीन एक्सिसेस होती हैं और तीन प्लेन होते हैं। तीनों एक्सिस आप पहले से जानते हो, तीन प्लेन आपको हमने बता दिया, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, ये याद रखिएगा। अब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ तीन वेक्टर बना रहे हैं, एक बना दिया वेक्टर ए, एक बना दिया वेक्टर बी और एक बना दिया वेक्टर सी। यहाँ पर हमने तीन वेक्टर बनाए हैं, तो वेक्टर ए भी एक्स वाई प्लेन में है, वेक्टर बी भी एक्स वाई प्लेन में है, वेक्टर सी भी एक्स वाई प्लेन में है। तो चूंकि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, इसलिए इन तीनों वेक्टर को आप कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकते हो। तो इनका डेफिनेशन हो जाएगा, दोज वेक्टर्स which are lies in same plane called कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी वे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। तो यदि आपको कहीं भी दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर ऐसे मिलें जो किसी एक प्लेन में हो, चाहे एक्स वाई प्लेन में हो, चाहे वाई जेड प्लेन में हो, चाहे जेड एक्स में हो, किसी एक प्लेन में यदि कई वेक्टर हैं तो उन सभी को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। तो ये कोप्लेनर हो गया। अब लिखिए कोलीनियर वेक्टर्स। अब नेक्स्ट है आपका कोलीनियर वेक्टर्स। तो चौथा आप हेडिंग डाल लीजिए कोलीनियर वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब यदि कई वेक्टर ऐसे बनाए गए हों जो सब इसी लाइन के अलांग हो, जैसे एक वेक्टर हमने ये बना दिया, एक वेक्टर हमने बी बना दिया, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इसी लाइन के अलांग हैं, इसलिए इनको कोलीनियर वेक्टर कहेंगे।
तो यहाँ आप डेफिनेशन अपने मन से आप लिख सकते हो कि दोज वेक्टर्स विच आर लाइज along सेम लाइन या विच आर डायरेक्टेड along सेम लाइन या विच आर एक्टेड along सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। जो एक ही लाइन के अलॉन्ग वर्क करते हैं, एक ही लाइन के अलॉन्ग होते हैं, उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिएगा। उसी तरह से आइए कोएक्सियल वेक्टर, पांचवा कोएक्सियल वेक्टर्स। तो जैसा नाम से ही क्लियर है, हमने अभी आपको बताया है कि 3 एक्सिसेज होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मान लीजिए हमने एक वेक्टर ए बना दिया जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा वेक्टर हमने बी बना दिया, ये भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो चूंकि ये दोनों वेक्टर एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हैं, एक ही एक्सिस की तरफ वर्क कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों वेक्टर को कोएक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो कहीं भी 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर या 10 वेक्टर यदि सारे के सारे किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग वर्क कर रहे हों, एक एक्सिस के अलॉन्ग दिखाए गए हों, तो उन सभी वेक्टर्स को हम कोएक्सियल वेक्टर्स कहेंगे। अब अगला है को इनिशियल वेक्टर्स। ये सब छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, आप खुद लिखते चलिए। को इनिशियल वेक्टर्स, 6 नंबर, को इनिशियल वेक्टर्स। देखिए ऐसे वेक्टर जिनका टेल एक ही पॉइंट पर हो, जैसे यहाँ ये हमने वेक्टर ए बना दिया, ये वेक्टर बी बना दिया, ये वेक्टर सी बना दिया, और आप देख रहे हो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का टेल यानी इनिशियल पॉइंट एक ही है, इसलिए ऐसे वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। और समझने के लिए भी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता दिया कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट यानी टेल एक ही पॉइंट पर हो, उन्हें को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। उसी तरह से आ गया को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, यानी सबके हेड एक ही पॉइंट पर हो। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। यहाँ पर हमने जो 3 वेक्टर दिखाए हैं, तीनों का हेड यानी टर्मिनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर है, इसलिए ऐसे वेक्टर्स को को टर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड ये आप खुद लिख लीजिएगा बुक से। अब 4 बच गए, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर। इन चारों को डिटेल पढ़ना है, इनका डिटेल स्टडी करना है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। थैंक यू।